हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज डेट है 7 जून और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदू के कुछ 3 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है श्री कुमार चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ जिसमें उन्होंने इंडिया में वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की बात करी है। दूसरा आर्टिकल है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो कि लिखा है हमारे पवन अग्रवाल जी ने। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहले सीईओ रह चुके हैं। और इसके अलावा आता है तीसरा एक आर्टिकल जो एक जनरल एडिटोरियल एनालिसिस है जो लिखा है, ये एक हिंदू एडिटोरियल में आया है जिसमें उन्होंने बात करी है कि आरबीआई का जो रीसेंट रेपो रेट का डिसीजन है कितना सही है कितना गलत है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया नीड्स अ न्यू कोर्स, ये किसने लिखा है आर्टिकल? श्री कुमार चट्टोपाध्याय जी ने, जो बेसिकली सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज तिरुवनंतपुरम के रिटायर्ड साइंटिस्ट रह चुके हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, जैसे पहले तो इन्होंने स्टार्ट करी एक बहुत अच्छी बात से जिसमें उन्होंने बोला है कि जो वर्ल्ड वाटर डे 2025 सेलिब्रेट किया गया था मार्च 22 को उसकी जो थीम थी इस साल की वो थी ग्लेशियर के प्रिजर्वेशन। 2025 का जो ईयर है इसको इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी डिक्लेयर किया है यूएन ने। और इसके साथ साथ 2025 से लेकर 34 तक का जो 10 साल का पीरियड है इसको डिकेड ऑफ एक्शन ऑन क्रायोस्फेरिक साइंस का डिकेड या डिक्लेरेशन दिया गया है या किया गया है। मतलब इस 10 साल को एक यूएन जो है एक डिक्लेरेशन किया है कि आने वाले जो 10 साल है 25 से लेकर 34 तक के पीरियड के, इस पीरियड में क्रायोस्फेरिक साइंस मतलब साइंस जो ऐसे क्रायोस्फीयर का मतलब होता है ऐसे रीजन्स अर्थ के जहाँ पे परमानेंट आइस या परमानेंट स्नो डिपॉजिट रहती हो, मतलब मेनली ग्लेशियर वाले रीजन या माउंटेन्स के जो टॉप मोस्ट रीजन होते हैं वो वाले रीजन। इसके साथ साथ यूएन की एक वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 भी आई थी जिसकी थीम थी माउंटेन एंड ग्लेशियर्स वाटर टॉवर्स। इसके इस रिपोर्ट में जो यूएन की रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में उन्होंने माउंटेन के जो वाटर्स थे इंक्लूडिंग जो ग्लेशियर्स होते हैं, माउंटेन के जो ग्लेशियर्स होते हैं उनका माउंटेन के रीजन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो नीचे रहने वाली सोसाइटीज है उनकी सोसाइटीज के सस्टेनेंस में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी वहां पे उन्होंने बताया था। 2025 की जो ईयर था यहाँ पे एक ये मिड पॉइंट भी है एक और डिकेड का। 2021 से 2030 का जो पीरियड है इसको यूएन ने डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिक्लेयर किया हुआ है, जिसमें उन्होंने एक विजन रखा है कि साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट। जिसमें उन्होंने ये विजन रखा है कि हम ऐसा साइंस डेवलप करना चाहते हैं ओशन के लिए जो ओशन चाहता है, जिसकी नीड ओशन को आज के टाइम में है। जैसे ओशियन आज के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रहा है, कोस्टल और मेरीन पॉल्यूशन हो रहा है, कोस्टल हैजार्ड्स हो रहे हैं, राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर मिल रहा है, सी लेवल का राइज देखने के लिए मिल रहा है और मेरीन बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमको देखने के लिए मिल रहा है। सो द पॉइंट इज यहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन में श्री कुमार जी ये बोल रहे हैं कि ये साल या ये जो डिकेड है मतलब ईयर 2020 से ईयर 2035 तक का जो पीरियड है, ये ओशियन ग्लेशियर्स इन सब के प्रिजर्वेशन, इन सब के मेंटेनेंस की बात करता है। मतलब ओवरऑल जो हमारे वाटर के लार्जेस्ट सोर्सेज हैं अर्थ पे और जिनसे बहुत बड़ी पॉपुलेशन जिनके ऊपर डिपेंडेंट है उनकी बात करता है, उनकी मेंटेनेंस की और उनके रिस्टोरेशन की। तो अब यहाँ पे मेन एडिटोरियल का डिस्कशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, ये तो उन्होंने श्री कुमार जी ने बस एक इंट्रोडक्शन दिया कि भाई वाटर की इंपॉर्टेंस अर्थ पे बहुत हाई है और आपको ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं जो कि स्टडी के लिए हम अब अवेयरनेस फैलाना शुरू कर रहे हैं। इनफैक्ट यूएन भी अब कंसर्न्ड है कि इन चीज़ों से अब हमको डील करना चाहिए, इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स को हमको एक्नॉलेज या रिकॉग्नाइज करने की शुरुआत करना चाहिए। लेकिन अब एक सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी लिंक जो है ये ओवरलुक्ड है अभी भी। मतलब वाटर के मैनेजमेंट की जब बात आती है तो श्री कुमार जी ये बोलते हैं कि वाटर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी लिंकेज है अर्थ पे, ये क्लाइमेटिक लिंकेज है जिसको अभी तक इग्नोर किया गया है। क्या इग्नोर किया गया है? जैसे हम क्या करते हैं, अभी रिवर के 2 हिस्से मान लेते हैं। ये रिवर के या वाटर बॉडीज के 2 हिस्से होते हैं। एक अपस्ट्रीम हिस्सा होता है और एक डाउनस्ट्रीम हिस्सा होता है। अपस्ट्रीम हिस्सा वो होता है जहाँ से वाटर जनरली सोर्स से ओरिजिनेट होता है, मतलब जो ओरिजिनेशन पार्ट होता है वाटर का उसको अपस्ट्रीम पार्ट बोलते हैं। जबकि जो नीचे फ्लोइंग वाला पार्ट होता है, ये जो फ्लो हो रहा है नीचे वाला पोर्शन जो आजू-बाजू वाले एरियाज़ को सप्लाई कर रहा है और ओशन में जाके मिल रहा है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे वाटर फ्लो होता है और सारे सोर्सेज़ या सारी जितनी भी नेचर के कंपोनेंट्स या
ह्यूमन सोसाइटी या जितने भी हमारी ह्यूमैनिटी है उसको सप्लाई करता है, ये डाउनस्ट्रीम पोर्शन कहलाते हैं। अब इनका कहना है, श्री कुमार जी का, ऑथर का ये कहना है कि हमने इन दोनों को अभी तक एक डिफरेंट अप्रोच से देखा है। हम इसके मेंटेनेंस के लिए या इसके प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन के लिए अलग प्लान प्रोजेक्ट चलाते हैं, अलग तरीके से काम चल करते हैं, और इसके लिए अलग प्रोजेक्ट चलाते हैं और अलग तरीके से काम करते हैं। इनका कहना है कि ये अप्रोच पूरी की पूरी जो है ये गलत है। हमारी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जो लिंकेजेस हैं ये आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, और इसीलिए इस कनेक्शन को ध्यान रखते हुए भी जनवरी 2012 में एक हमने एक नई अप्रोच निकाली थी मनीला डिक्लेरेशन के अंतर में, जिसको बोलते हैं सोर्स टू सी अप्रोच। सोर्स टू सी अप्रोच का मतलब होता है कि जहां से कोई वाटर बॉडी ओरिजिनेट होती है और जहां पे खत्म होती है, मतलब रिवर्स जनरली सीज पे ही खत्म होती है। तो ये सोर्स टू सी वाला जो पूरा का पूरा एक पोर्शन है किसी भी वाटर बॉडी का, ये कंप्लीट पैकेज है, और इसको टुकड़ों-टुकड़ों में प्रिज़र्व करने की कोशिश करना कि एक पोर्शन अलग रख दिया, एक पोर्शन अलग रख दिया, एक पोर्शन अलग कर दिया, एक पोर्शन अलग कर दिया, और इनके लिए अलग-अलग इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, अलग-अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए, कंज़र्वेशन के लिए, इनको ठीक करने के लिए, इनकी प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए, ये पूरी की पूरी अप्रोच ही गलत है। तो ये जो सोर्स टू सी अप्रोच है, या डिक्लेरेशन जो था मनीला डिक्लेरेशन के अंदर में, ये जो अप्रोच निकाली गई थी कि अब हम पूरी-पूरी जो ओरिजिन पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक का जो वाटर बॉडी है उसको हम पूरा एक एक सिंगल बॉडी की तरह देखेंगे, ट्रीट करेंगे, और एक सिंगल बॉडी की तरह उसका प्रिजर्वेशन के लिए काम करेंगे। ये डिक्लेरेशन 65 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था, और इसका मेन एम था कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बिठाना सारे लेवल्स पे टू डील विद इश्यूज रिलेटेड टू ओशन, कोस्ट, आइलैंड एंड देयर एसोसिएटेड वाटरशेड बाय अप्लाइंग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, मतलब सारे जो कंपोनेंट पार्ट हैं वाटर बॉडी के सोर्स से सी तक लेके, इन सारों का एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना, एक ऐसा प्लान बनाना जो सबको एक साथ ठीक करने की कोशिश करे, ना कि टुकड़ों टुकड़ों में, तभी वो चीज वहां पे क्यूर हो पाएगी। तो यहाँ पे एक और इंस्टीट्यूट है जैसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, इन्होंने भी एक एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था 2014 में फॉर सोर्स टू सी मैनेजमेंट इनिशिएटिव। सोर्स टू सी का अप्रोच का बेसिक प्रेमिस क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। बेसिक प्रेमिस ये है कि अर्थ एक यूनिक सिस्टम है, और फ्रेश और मेरीन वाटर सिस्टम जो है ये सिंगल कंटिन्यूम का पार्ट है। तो ये अप्रोच जो है ये क्रिटिकल व्यू लेती है करंट वाटर मैनेजमेंट और गवर्नेंस अरेंजमेंट का, जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगाती है फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सेम वाटर बॉडी। अब यहाँ पे हमको जो बात डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि इंडिया के वाटर मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है। जैसे ऑथर ये बोलते हैं कि हमारा ये जो ट्रेडिशनल डिवाइड हमने करके रखा है, रिवर, एक्वीफर, लेक, लार्ज मेरीन इकोसिस्टम, ओपन ओशियन, इन सब का हमने जो डिसइंटीग्रेटेड या फ्रेगमेंटेड अप्रोच लिया हुआ है, इस ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच सिर्फ वर्ल्ड लेवल पे नहीं, इंडिया लेवल पे भी चलती है, और इंडिया के वाटर मैनेजमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम अभी चल रही है। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया के वाटर मैनेजमेंट में, या कहना चाहिए कि एक नेचुरल चैलेंज क्या है हमारे इंडिया के वाटर में, कि हमारे यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी का स्पेशल हेट्रोजेनिटी है। स्पेशल हेट्रोजेनिटी का मतलब हमारे यहाँ इंडिया के कुछ रीजन्स है जहाँ पे वाटर सरप्लस है, हर साल वहाँ पे बाढ़ आती है बहुत बड़ी-बड़ी, और कुछ रीजन है जहाँ पे वाटर डेफिशिएंट है या डेफिसिट है, मतलब जितने वाटर की रिक्वायरमेंट उन रीजन में होती है उतनी वाटर की अवेलेबिलिटी वहाँ नहीं होती। तो एक तो स्पेशल हेट्रोजेनिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, दूसरा अनइक्वल एक्सेस है, तीसरा पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, चौथा क्लाइमेट चेंज का इशू फेस कर रहे हैं, और पांचवा वाटर को लेके कन्फ्लिक्ट्स हो रही। जैसे वाटर को लेके कन्फ्लिक्ट में कावेरी वाटर का डिस्प्यूट आपने सुना होगा, देन उसके बाद महानदी वाटर का डिस्प्यूट सुना होगा, देन उसके बाद गोदावरी वाटर, रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। तो वाटर को लेके कन्फ्लिक्ट्स भी हो रही है। नीति आयोग की 2018 की स्टडी ये रिपोर्ट करती है कि वाटर स्ट्रेस से करीब-करीब 600 मिलियन लोग या 60 करोड़ लोग जो है ये अभी-अभी सफ़र कर रहे हैं इंडिया में, जिससे इंडिया में करीब-करीब 6% जीडीपी का लॉस होता है वाटर स्ट्रेस के कारण। एक एक्यूरेट वाटर रिस्क एटलस है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का, जो ये ऑब्जर्व करता है या ये बोलता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस करने वाली है, जिससे उसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगा और इकोनॉमी डिस्टर्ब होने लगेगी। इंडिया करीब-करीब ना सिर्फ वाटर की बात करें, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी की, बल्कि वेस्टेज की भी जब हम बात करें, तो पॉल्यूशन भी हमारी वाटर बॉडीज में बहुत हाई है। जैसे इंडिया ऑन एन एवरेज हर दिन 1.7 लाख टन्स का सॉलिड वेस्ट जो है जनरेट करता है, जिसका सिर्फ 53% जो है ये ट्रीट होता है।
तो यहाँ पे ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। ये बहुत सारा जो पॉल्यूशन है, बाकी का जो बचे हुए पॉल्यूटेंट्स जो हैं, ये वाटर बॉडीज़ में आते हैं और इंडिया जो है, अगर सिर्फ़ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज़ के यूसेज की बात करें, तो इंडिया 60% एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज़ जो हैं, उनको जो है एक्सट्रैक्ट करता है। और ऑन एन एवरेज इंडिया के पास जितने ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज़ हैं, उसका 60% वो एक्सट्रैक्ट करता है। कुछ स्टेट्स हैं हालाँकि जहाँ पे ये जो यूसेज है बहुत हाई है, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जितना ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है या एक्सप्लॉइट किया जाता है और डीप बोरिंग डाल के। जबकि कुछ रीजन है जहाँ पे ग्राउंड वाटर जो यूसेज है वो कंपैरेटिवली जितना है वहाँ पे पोटेंशियल उससे कम होता है। 60% से ज़्यादा इरिगेटेड फार्मिंग होती है जो, और 85% से ज़्यादा जो ड्रिंकिंग वाटर हम पीते हैं, जो यूज़ करते हैं, वो ग्राउंड वाटर के रिजर्व से ही आता है। और जैसे-जैसे इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता जा रहा है, वैसे-वैसे ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है, वो भी डिक्लाइन होती जा रही है। तो ये सारी वाटर की प्रॉब्लम्स क्यों हैं? जैसे ये सारी वाटर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स इंडिया में फ्रेगमेंटेड और सेक्टोरल अप्रोच के कारण ही है। हमारी कोई एक यूनिफाइड अप्रोच नहीं है, हम कोई एक सिंगल विंडो पे काम नहीं करते, हम कोई भी ऐसा हमारा प्लान नहीं है जो ओशियन, रिवर्स, वाटरशेड, लेक्स के बाद पॉन्ड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, यहाँ पे जो वाटर का मैनेजमेंट होता है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डील करे। ऐसा कोई भी एक सिंगल प्लान यहाँ पे हमको देखने के लिए नहीं मिलता। एक और रीज़न क्या है कि इंटर स्टेट और अलग-अलग पॉलिटिकल ज्यूरिसडिक्शंस में आने के कारण वाटर बॉडीज़ में जो है ज्यूरिसडिक्शन अलग-अलग स्टेट की होती है। तो वहाँ पे जो है स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन का लैक होने के कारण वाटर बॉडीज़ का जो मल्टीपल स्टेट्स में वाटर बॉडीज़ बहती हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट में वाटर बॉडीज़ या रिवर्स पास होती हैं, उनका एक जॉइंट कोऑपरेशन मैकेनिज्म ना होने के कारण स्टेट्स और सेंटर के बीच में उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो हमारी जो 4 लेवल की गवर्नेंस है, विलेज पंचायत, लोकल लेवल, प्राइवेट प्रॉपर्टी लेवल, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड देन उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट और उसके बाद ग्लोबल गवर्नेंस। ये जो 4 से 5 लेवल की जो गवर्नेंस के फ्रेमवर्क बने हुए हैं, और ये सारे फ्रेमवर्क इंडिविजुअल अलग-अलग बने हुए हैं, जिनका आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत कम होता है। इसके कारण से वाटर बॉडीज़ का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नहीं हो पाता। अब हमने जो अप्रोच ली है, अभी एग्जिस्टिंग हमारी अप्रोच क्या है? जैसे हमने अपनी सबसे पहली नेशनल वाटर पॉलिसी जो है, ये 1987 में इंट्रोड्यूस करी थी। 2015 में एक कमिटी भी बनाई गई थी जिसने हमारी जो मेन वाटर बॉडीज़ है, सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, उसको मिला के एक नेशनल वाटर कमीशन बनाया था जो इंडिया में वाटर के जो रिसोर्सेज़ हैं उनके लिए रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ बनाने का काम करता है। 2019 में एक मिनिस्ट्री भी है हमारी, अलग से एक मिनिस्ट्री है वाटर बॉडीज़ के मैनेजमेंट के लिए, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इन्होंने 2019 में एक कमेटी भी बनाई थी जो नेशनल वाटर पॉलिसी जिसको बनाने का काम दिया गया है। तो हमारी जो पहली नेशनल वाटर पॉलिसी है वो 1987 की थी, लेकिन अब उस पॉलिसी को गुजरे हुए अराउंड अराउंड 35 ईयर्स हो गए हैं, तो अब प्रेज़ेंट नीड और टाइम के हिसाब से एक नई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और ये ऑथर कहते हैं कि उस पॉलिसी को बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एस टू एस अप्रोच, मतलब सोर्स टू सी अप्रोच का ख्याल रखा जाए। अगर हम ये सोर्स टू सी पॉलिसी अभी भी हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी में इंटीग्रेट नहीं करते हैं, तो आने वाले टाइम में हमको बहुत कुछ बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये हमारा पहला आर्टिकल कवर होता है वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं हम सेकंड आर्टिकल पे, मेंटेनिंग इंडियाज़ प्रोग्रेस इन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तब ये जो आर्टिकल लिखा है ये पवन अग्रवाल जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने स्टार्टिंग कैसे दी है, इन्होंने भी स्टार्टिंग सेम तरीके से दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अभी आज जून 7 की डेट है और जून 7 को जो होता है ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की इस साल की जो थीम है दैट इज़ फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। तो अब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? बेसिकली ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो है, इंडिया की फूड सेफ्टी की जर्नी बड़ी ही लंबी रही है और उस लंबी जर्नी में हम एक नैरो फोकस से निकल के एक ब्रॉड बेस्ड साइंस बेस्ड अप्रोच पे अब आ चुके हैं। यहाँ पे ये नैरो फोकस और ब्रॉड बेस्ड साइंस बेस्ड अप्रोच का क्या मतलब है, इसको हम डिस्कस करते हैं। उनका कहना है कि पवन जी का कहना है कि इंडिया की फूड सेफ्टी की जो जर्नी है, वो एक एक्ट से स्टार्ट हुई थी, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, जिसके अंदर में फूड सेफ्टी को एक सिंपल इश्यू की तरह देखा जाता था। फूड सेफ्टी का मतलब क्या होता था कि खाने में कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है। बस दिस वाज़ द डेफिनिशन एंड मीनिंग ऑफ फूड सेफ्टी इटसेल्फ, दैट इज़ इट। तो यहाँ पे अगर किसी खाने में कंटेमिनेंट है, किसी खाने में एक्सटर्नल आइटम है, किसी खाने में एक्सटर्नल कंपोनेंट या केमिकल है, तो वो फूड अनसेफ माना जाएगा। और किसी फूड आइटम में ये चीज़ें नहीं हैं, बाहर का कोई भी
कंपाउंड नहीं है तो वो सेफ माना जाएगा। दिस वाज अ सिंपल डेफिनेशन व्हिच यूज्ड टू बी फॉलोड अर्लियर इन 1950s एंड 60s। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बदला, हम जैसे आने वाले टाइम में जैसे-जैसे टाइम चेंज हुआ और नीड बढ़ी, वैसे-वैसे फूड में कुछ-कुछ केमिकल्स या कुछ-कुछ एडिटिव्स या कुछ-कुछ बोला चाहिए हम प्रिजर्वेटिव ऐड करने लगे। तो वो प्रिजर्वेटिव पुरानी जो डेफिनेशन थी हमारी फूड सेफ्टी की, उसमें प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स ऐड करना भी कंटेमिनेशन या एडल्ट्रेशन की तरह माना जाता था। लेकिन फिर उसके बाद हमने एक एक्ट पास किया 2006 में, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, जिसके अंदर में एक बॉडी भी बनाई गई है जिसका नाम आप सबको पता होगा, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो FSSAI है, ये इंटरनेशनली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं रिलेटेड टू फूड स्टैंडर्ड्स, दैट इज कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये कमीशन है जो अक्रॉस द वर्ल्ड सारी कंट्रीज के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए फूड के, वो सजेस्ट करती है। और FSSAI भी इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने फूड के एडल्ट्रेशन या फूड की सेफ्टी की डेफिनेशन को चेंज किया। अब फूड की सेफ्टी को डिफाइन कैसे करते हैं? फूड की सेफ्टी को एडल्ट्रेट के प्रेजेंस या एब्सेंस से नहीं डिफाइन किया जाता। इससे डिफाइन किया जाता है कि किसी फूड आइटम में किस टाइप के केमिकल्स हो सकते हैं और किस एक्सटेंट तक हो सकते हैं। द टाइप ऑफ द केमिकल एंड द एक्सटेंट ऑफ द केमिकल और द कंपाउंड विच कैन बी एडेड टू द फूड विच आर सेफर टू अप टू अ लिमिट, विच आर सेफ अप टू अ लिमिट। जैसे आप देखते हो कि आप बिस्किट खरीदते हो, तो बिस्किट में पीछे बैक साइड पे लिखा होता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव, एमल्सिफायर्स, ये सारी चीजें डली हुई है। तो ये भी पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से तो ये भी एडल्ट्रेट्स है। लेकिन न्यू सेफ्टी के हिसाब से, न्यू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यहाँ पे हम एक लिमिट सेट करते हैं जिसको बोलते हैं मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट, MRL, जिसमें किसी पेस्टिसाइड का जो फाइनल फूड आइटम मार्केट में आता है उसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है पेस्टिसाइड की, फूड एडिटिव की, कंटेमिनेंट्स की, ये सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं। हम वहाँ पे उन चीजों को ऐड करने से रोकते या रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। रीजन भी क्योंकि हमको फूड की शेल्फ लाइफ भी बढ़ाना है, हमको फूड का टेस्ट भी मेंटेन करना है, हमको फूड को खराब होने से भी प्रोटेक्ट करना है। तो उन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए अब इन चीजों को रिकॉग्निशन में लिया जाता है। लेकिन अभी भी ये जो रिस्क असेसमेंट है, इसमें अभी भी कुछ गैप्स और चैलेंजेस है। सबसे पहले जो फंडामेंटल इशू है हमारे यहाँ फूड सेफ्टी को लेके अभी भी, वो है इंडिया स्पेसिफिक टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज नहीं। जैसे आपको पता होगा इंडिया की जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बाकी के वर्ल्ड से अभी काफी डिफरेंट या अलग है। मतलब बाकी का वर्ल्ड खाने में अगर कुछ और खाता है तो हम कुछ और खाते हैं। हमारे यहाँ मसाले का कंजम्पशन बहुत हाई है। हम फ्रूट सलाद या रॉ फूड या फूड कम खाते हैं। हम उनको बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल में जो है हर चीज़ को तल के फ्राई करके वो हम उस तरीके से खाते हैं। तो उनके लिए जो फॉरेन कंट्रीज में जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं एमआरएल्स के लिए और एक्सेप्टेबल डेली इंटेक के लिए कि फूड एडिटिव आप दिन भर में कितने खा सकते हो, वो फॉरेन डाटा या फॉरेन स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं खाते। उनकी डेफिनेशन के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और कंटेमिनेट्स खाते हैं। लेकिन इंडिया की डाइटरी हैबिट्स को देखते हुए और इंडिया की बॉडी में मतलब हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, वो ऑन एन एवरेज किस लेवल तक के एडिटिव्स उनकी परमिटेड बॉडी में हो सकते हैं बिना किसी इफेक्ट कॉज करे, उसका कोई एक डाटा रिसर्च है, स्टडी है। तो पवन जी का कहना है कि हमको ये जो कंज्यूमर्स को वेरियस टाइप के कंटेमिनेंट्स उनके फूड में आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं, उसका क्या रिस्क है, वो कंबाइंड होके मतलब एक बहुत सारे जो हम कंपाउंड्स खा रहे हैं उनका क्यूमुलेटिव एक्सपोजर क्या इम्पैक्ट करता है बॉडी पे, इसको एसेस करने की अभी हमारी ज़रूरत है हमको, क्योंकि हम इंडियन कंडीशंस में बीट वेदर, बीट क्लाइमेट, बीट एग्रीकल्चर एंड बीट डाइटरी, वो सारी चीज़ें वेस्टर्न कंट्री से या दूसरे वर्ल्ड कंट्री से डिफर करती हैं। तो इस केस में यहाँ पे हम हमारे पास इफेक्टिवली ये डाटा नहीं है ना कि प्रॉपर किसको माना जाए, किसको नहीं माना जाए, कितना अमाउंट ऑफ एडिटिव सही माना जाए, नहीं माना जाए। ये इफेक्टिव रिस्क कम्युनिकेशन में चैलेंज पोज करता है। वेस्टर्न कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जब आप कम्युनिकेशन करते हैं कि पेस्टिसाइड इतना ही होना चाहिए या कंपाउंड इतना ही होना चाहिए या फूड एडिटिव इतना ही होना चाहिए, तो हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेट खा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा बेकार या मिलावट करा हुआ फूड खा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी एग्जैक्टली है नहीं जैसी हमको लगती है। हमको यहाँ पे हमारी कंडीशंस के हिसाब से स्टैंडर्ड्स ना होने के कारण हम हमारा कंपैरिजन दूसरी कंट्रीज के साथ गलत तरीके से कर रहे हैं। दूसरी चीज जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं एमआरएल और एडीआई कैलकुलेट करने की, मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट और एडिटिव, ये ये एडीआई जो हमने देखा था दैट इज एक्सेप्टेबल डेली इनटेक। तो ये इनके जो लेवल्स हैं
उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं, जो इंडिकेट किए जाते हैं जिस तरीके से, वो पब्लिक के लिए बड़े कन्फ्यूज़िंग होते हैं। कन्फ्यूज़िंग इन द सेंस, जैसे अभी रिसेंटली पेस्टिसाइड को कि मतलब किसी फूड कमोडिटीज़ में, फूड ग्रेन्स में एमआरएल की कितना अमाउंट, मैक्सिमम एमआरएल रेसिड्यू लिमिट कितनी हो सकती है, ये 0.01 एमजी पर केजी से बढ़ा के थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे 0.1 एमजी पर केजी कर दिया गया था। लेकिन लोगों को महँगे, वैसे तो नंबर बहुत थोड़ा-सा रेज़ किया गया था और ये चीज़ ध्यान में रख के किया गया था कि इंडियन पब्लिक के लिए वो सेफ़ है, सिटिज़न्स अगर इसको कंज़्यूम करते हैं तो उसमें कोई नेगेटिव हार्म उनकी बॉडी को नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो नंबर्स जो हैं वो हम एकदम दिमाग में इमेजिन नहीं कर पाते, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या रिस्क को हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे लोगों में बहुत बड़ा कंसर्न आता है और एक रिसेंटमेंट आता है कि गवर्नमेंट या फूड बॉडीज़ जो होती है, फूड रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, ये एडिक्वेट स्टेप्स नहीं ले रहे हैं कंटेमिनेशन को रोकने के लिए। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल कि मिसकम्युनिकेशन कैसे लोगों के बीच में गलत मिसइन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करता है, ये आता है एमएसजी से रिलेटेड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट से रिलेटेड। आपको पता होगा, आप मैगी वगैरह खाते हैं, तो मैगी मसाला जो आप यूज़ करते हैं और नूडल्स जो आप बनाते हैं, तो नूडल्स वगैरह में जो मसाला यूज़ किया जाता है, उसमें एक केमिकल होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये एक फ्लेवर एनहांसर होता है। इसकी बहुत डीप और डिटेल्ड स्टडी हुई है और 1971 से एक एक्सपर्ट कमिटी है, उसने एमएसजी को कंजम्पशन के लिए सेफ बताया है। लेकिन फिर भी इसका एक एक एडिक्वेट, मतलब एक बहुत मिसलीडिंग वार्निंग लेबल होता है इंडिया में कि एक वो जो पैकेज्ड फूड होते हैं, नूडल्स, मैगी या जिनमें भी एमएसजी डलता है, उस पे वार्निंग लेबल लगा रहता है कि इसमें एमएसजी है, तो आप जो है इसको कंज़्यूम ज़्यादा मत करिएगा। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन या मिसलीडिंग इन द सेंस, ये आपको डराता है कि ये जो एमएसजी वाला जो प्रोडक्ट है, इसमें ज़रा-सा एमएसजी भी है तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो वार्निंग लेबल है इंडिया में, ये बड़े ही बेकार तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। ये लोगों को ये नहीं बताते कि किस अमाउंट तक कोई चीज़ खाना सेफ है। ये लोगों को पहले ही डरा देते हैं। वार्निंग लेबल इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आप इसको थोड़ा भी कंज़्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो ये फूड सेफ्टी के प्रिंसिपल्स के लिए वायलेटिव है। उनका ये कहना है कि फूड सेफ्टी का एक्चुअल मीनिंग होता है, एडल्ट्रेशन का ज़ीरो ना होना इसका मीनिंग नहीं होता। इसका ये मीनिंग होता है कि किस हद तक खाना वो आपकी बॉडी के लिए सेफ है या नॉर्म आपको ले, इस चीज़ को समझना फूड सेफ्टी को कहते हैं। और इंडिया में अभी भी वहाँ पे फूड सेफ्टी से रिलेटेड गैप है। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स के दिमाग में मिस्टेकन बिलीव चलता रहता है कि एमएसजी इनहेरेंटली हार्मफुल है और ये जो अप्रोच हमारी चली आ रही है वार्निंग लेबल्स को लेके, वो उसको और ज़्यादा प्रोपेगेट करती है। अब इंडिया ने और आगे क्या स्टेप्स लिए हैं, जैसे इंडिया ने फूड सेफ्टी के मामले में बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बहुत ही प्रोग्रेस की है, टारगेटेड एफर्ट्स लिए हैं, इंडिया स्पेसिफिक रिसर्च भी हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी जो गैप आता है, वो गैप आता है पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करने में। हमारी जो एजेंसीज़ हैं, जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड काम करती हैं, एफएसएसएआई और उनके नीचे जो ऑफिसेज़ या ऑफिसर्स होते हैं, उनका पब्लिक एंगेजमेंट या पब्लिक इंटरेक्शन काफ़ी कम है, जिससे लोगों के बीच में प्रॉपर एक कैंपेन या प्रॉपर एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता एजेंसी और लोगों के बीच में कि आप जो कंज़्यूम कर रहे हैं चीज़ें, किस हद तक कितना खाना सेफ है, और लोग जो हैं ओपनली जो है वो उन चीज़ों को एडॉप्ट नहीं कर पाते। एफएसएसए ने बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा है फूड सेफ्टी को लेके, लेकिन आने वाले टाइम में पवन जी का कहना है कि हमको रेगुलेटरी डिसीजंस हम जो भी बनाते हैं वो एविडेंस बेस्ड बना देना, और लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन भी करना है फूड सेफ्टी को लेके, रिस्क से रिलेटेड कम्युनिकेशन वो बहुत अच्छे से करना है, ताकि लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस जनरेट हो, ना कि अननेसेसरी फियर जनरेट हो कि क्या खाने से उनको क्या अच्छा या बुरा हो सकता है। So this completes our second article. The third article relates to आरबीआई। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी कल की न्यूज़ है कि आरबीआई ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आरबीआई की, उन्होंने एक डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने ये बोला है, आरबीआई ने बेसिकली अपने जो रेपो रेट है, उस रेपो रेट को कम कर दिया है या कट शॉर्ट कर दिया है। तो अब ये रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट बेसिकली एक रेट होता है जिसके अंदर ना आरबीआई बैंक्स को किसी एक इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है। ये रेट जितना कम होता है, बैंक उतने कम रेट पे इंटरेस्ट या लोन दे पाते हैं और उतने ही सस्ते रेट पे लोगों को लोन दे पाते हैं। तो आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट या 0.5% कम करने का और 6% से 5.5% लाने का, ये बहुत अच्छा डिसीजन है इन ऑथर के हिसाब से। ऑथर का कहना है कि रिसेंटली पिछले 2 महीने में इन्होंने जो 25 बेसिस पॉइंट्स के 2 बार इन्होंने कट करे हैं रेपो रेट के। एक बार फ़रवरी में 0.25% रेपो रेट कम करा था, एक बार अप्रैल में 0.25% कम करा था और अब फाइनली 0.5% कम कर दिया है।
मतलब पिछले 6 महीने में आरबीआई ने रेपो रेट में 1% ड्रॉप किया है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस हैं। और उनका कहना है कि दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन जो है काफ़ी कम चल रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है 69 मंथ के लो पे है। और ये जो रेट कट हुए हैं, इन्फ्लेशन कम होना मतलब लोगों के बीच में प्रोडक्ट्स की डिमांड थोड़ी-सी कम है, या फिर तो डिमांड्स कम होने के कारण, डिप्रेस्ड डिमांड होने के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो होने लगती है। तो अब जो चीपर लोन जाएँगे, ये चीपर लोन से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से इकोनॉमिक प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये जो रेट कट्स हैं, ये रेट कट्स बैंक जो है बोरोवर्स को ट्रांसमिट करेंगे, जिससे कंपनीज़ के लिए और ज़्यादा चीपर होता जाएगा लोन लेना, बोरो करना और इन्वेस्ट करना और परचेज़ करना। एक और डिसीजन लिया है आरबीआई ने, वो है कैश रिजर्व रेशियो जो है उसको 1% यहाँ पे कम कर दिया है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये वो अमाउंट होता है जो बैंक्स को अपने पास रखना होता है। जैसे मान लीजिए बैंक्स के पास ₹100 डिपॉज़िट आया, तो ₹100 में से ₹10 या लेट अस से ₹5 जो है बैंक को अपने पास रखना होता है। ये बैंक किसी को लोन में नहीं दे सकता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बैंक्स जो है कभी भी अंधाधुंध लोन देते-देते अपने पास पैसे खत्म ना कर ले, ताकि कभी बहुत सारे डिपॉजिटर्स एक साथ अपने पैसे माँगने आ जाएँ। तो बैंक्स के पास कुछ मनी रहना चाहिए अपने आप को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे अब जब कैश रिज़र्व रेशियो जो है ये बैंक्स अपने पास रखते थे, अपने पास मतलब बैंक्स अपने पास नहीं, यहाँ पे ये आरबीआई के पास रखते थे, कुछ अमाउंट ऑफ मनी बैंक्स आरबीआई के पास रखते हैं अपने टोटल डिपॉजिट्स का, इसको बोलते हैं कैश रिज़र्व रेशियो। तो ये क्या करता था, इस पे बैंक्स को कुछ इंटरेस्ट मिलता नहीं था, ये सिर्फ़ आरबीआई के पास पैसा पड़ा रहता था और एक तरह से खराब होता था, यूज़ नहीं हो पाता था। तो आरबीआई ने अब कैश रिज़र्व रेशियो जो है ये 1% कम कर दिया है। मतलब अब बैंक्स को आरबीआई के साथ डिपॉज़िट्स का एक कम प्रोपोर्शन या कम परसेंटेज ऑफ मनी जो है आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ये क्या हेल्प करेगा? ये बैंक्स के पास कैश की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा, ताकि बैंक्स जो हैं और ज़्यादा अमाउंट में मनी जो है वो लोन में घुमा पाएँ या दे पाएँ, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़े। तो ये जो आरबीआई के जो 2 डिसीजंस हैं, एक तो रेपो रेट कम करना और दूसरा सीआरआर को कम करना। ये ऑथर के हिसाब से, एक्सपर्ट के हिसाब से दीज़ आर अ वेरी गुड डिसीजन। दे आर गोइंग टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्टिविटी। एंड ये जो ग्रोथ है करंट फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 में आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि ये 6.5% मिलेगी। हमारी उम्मीद है कि हम धीरे-धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्टिविटी को इतना बढ़ाएँ कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 8 टू 10% पहुँचे, क्योंकि जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी कंट्री की नीड है कि ग्रोथ भी उसके अकॉर्डिंग ही बढ़े। तो आरबीआई ने इस प्रोजेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही कि ग्रोथ कितनी कम है या कितनी मॉडरेट है, उसको और बढ़ाने के लिए क्या एफर्ट लेना चाहिए, उस परसुएंस में ही ये रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो जो है, उसको कम करने का डिसीजन लिया है, और ये इन ऑथर या एक्सपर्ट के हिसाब से एक बहुत अच्छा डिसीजन कहलाएगा। So these were the three most important articles of the editorial of the Hindu today. आई होप ये तीनों आर्टिकल आपको समझ में आए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी इश्यू है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अदर देन दैट वी हैव अ टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस चैनल को हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट के लिए जॉइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जून 10 को हम हमारा एक यूपीएससी का जीएस का फाउंडेशन बैच, एकम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो यू जस्ट नीड टू कॉन्टेक्ट अस ऑन 8962291192। आप हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। द कोर्स इज ऑन वेरी नॉमिनल फीस, और इसमें हम आपकी प्रिपरेशन की पूरी पूरी कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से लेने की और फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।